नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे चित्र संयोजन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन, जिसके अंतर्गत हमने 3 बिंदुओं पर बात किया था, जिसमें पहला था आपका सहयोग, दूसरा था सामंजस्य और तीसरा था बैलेंस। और बाकी की जो 3 बिंदु हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी का 3 आपका बिंदु है इफेक्टिवनेस, रिदम और प्रोस्पेक्टिव, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। इन तीनों के बारे में जो है हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है आप हेडिंग दे दीजिए, चौथा नंबर देके इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस आप लिख लेंगे, जिसका आपका हिंदी होता है प्रभाविता। प्रभाविता में आपको लिखना है कि आनंद की सक्रिय अनुभूति की उपलब्धि के निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर कम महत्व की वस्तुएं रखनी चाहिए। जिस वस्तु पर जो है हम सर्वाधिक बल देना चाहते हैं उसे केंद्रस्थ मानकर उसके चारों ओर अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथा कम आकर्षक वस्तुएं लगानी चाहिए, तभी जो है सर्वाधिक सजे हुए बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित होगा। यानी इफेक्टिवनेस से आप क्या समझे? इफेक्टिवनेस यानी कि आप किस चीज पर, किस वस्तु पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसी को हम लोग प्रभाविता कहते हैं, यानी कि इफेक्टिवनेस कहते हैं। यानी कोई वस्तु है तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर चीज पर ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आप सभी कोई गाना या मूवी देखते होंगे तो देखते होंगे जो उसमें नायक होता है, जो मेन हीरो होता है, उसको क्या करते हैं, उसको एक अलग तरह कपड़ा पहनाते हैं और उसके पीछे के जो डांसर होते हैं, यानी जो साइड कलाकार होते हैं, उनको सबको एक तरह कपड़ा पहना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रभाविता किस पर बनी रहे? प्रभाविता जो है उस नायक पर बनी रहे। यदि नायक व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है जो सबसे आगे है, तो उसके पीछे के जो कलाकार होंगे वो क्या करेंगे, वो हल्के कलर के कपड़े पहने रहेंगे। यानी कि इससे क्या होगा, बाकी सब धूमिल प्रतीत हो और बाकी जो हमारा नायक है वो क्या हो, उस पर ज़्यादा ध्यान जाए। तो इफेक्टिवनेस में उसी सिद्धांत को हम लोग पालन चित्र में भी करते हैं। यानी जब हम चित्रों का निर्माण करते हैं, कला का निर्माण करते हैं, तो कला में भी प्रभाविता का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। यानी कि इफेक्टिवनेस का जो रूल है, प्रभाविता का जो सिद्धांत है, वो आपके कला में भी प्रयोग होता है। क्योंकि सजावट में पूर्ण सफलता पाने तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। वो बातें बिंदु कौन कौन सी है उसे आप एक एक करके लिखते जाएंगे, ताकि आपका नोट्स जो है बेहतर तरीके से निर्मित हो सके। जब हम कला की बात करते हैं, डेकोरेशन की बात करते हैं, तो हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। वो बिंदु कौन कौन से है? पहले बिंदु में आप लिखेंगे कि किस वस्तु पर प्रभाविता दी जाए, यानी कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर प्रभाविता देना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं, तो उस चित्र में हम किस चीज को या किस पार्टिकुलर वस्तु को पहले दिखाना चाहते हैं। ये जो आपका इफेक्टिवनेस का जो रूल है, ये डेकोरेशन में भी काम आता है, सजावट में भी काम आता है, आपके प्रदर्शन कला में भी यूज होता है, इवन आपके फोटोग्राफी कला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल कोई फोटो शूट कीजिए और किसी एक वस्तु को फोकस करके, हाईलाइट करके उसका क्लिक कीजिए। यानी कि क्या होता है, इसमें ये दिखाता है कि आप किस पार्टिकुलर वस्तु पर प्रभाव देना चाहते हैं। तो हमें पहला ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस वस्तु का चयन करेंगे जिस पर हम प्रभाविता देना चाहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक कलाकार को अपने मस्तिष्क में निश्चय कर लेना चाहिए कि वह जिस कलाकृति का निर्माण कर रहा है उसमें किस आकृति को सबसे पहले वो दर्शक को दिखाना चाह रहा है। यानी हम एक कलाकार हैं, हम एक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस वस्तु को या किस आइकॉन को दर्शक को दिखाना चाहते हैं उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है ना।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एक चित्र आप सभी को दिखाना चाहें तो एक चित्र आपके सामने भी दिख रहा है, आप सभी को शायद दिख रहा होगा। तो इसमें आप चित्र को देखेंगे तो वहाँ पे गौर से देखिए चित्र को। सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? आपका ध्यान जो है, क्योंकि ये रेड कलर है तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, आपका ध्यान यहाँ जा रहा है। फिर इससे होकर के एक लाइनिंग यहाँ पर है, फिर आपका ध्यान इस बच्चे पर जा रहा है, बच्चा किसी के पैर पड़ रहा है। जब इसको देखते तो क्या लिखा हुआ है? गूगल लिखा हुआ है। यानी कि एक इससे आप एक व्यंग चित्र समझ कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में गूगल ही गुरु है। यानी कि गूगल को हम क्या कहते हैं? गुरु मान लिए हैं। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, गूगल को ये चरण स्पर्श कर रहा है। तो यदि हम किसी का प्रभाविता की बात कर रहे हैं तो आप इस चित्र को देख रहे होंगे। ऐसा आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है? पहले यहाँ पर एक इस जगह को खाली छोड़ दिया गया है। यदि आप इसके पहले का वीडियो देखे होंगे, जब हम बाकी 3 बिंदु पर चर्चा करें तो आपको उसमें बताए थे कि हमें क्या करना चाहिए। एक हम आपको बैलेंस का नियम बताए थे, यानी कि हमें किसी जगह पर आइकॉन को छोड़ना नहीं है, तो चित्र क्या होगा? बैलेंस नहीं लगेगा। लेकिन इफेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं? हम इस जगह को खाली छोड़ देते हैं और इस जगह को खाली छोड़ते हैं, यानी कि ये क्या हो? दोनों बैलेंस लगे और ये दोनों पूरा भरा लगे। यानी कि इसको हम अगर क्रॉस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये आइकॉन खाली है और ये पार्ट खाली है, ये दोनों जगह भरा हुआ है। यानी कि ये पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से बैलेंस है। हमें जो प्रिंसिपल और पिक्चर कॉम्बिनेशन के जो 6 नियम है, उन 6 नियमों का पालन करके चित्रों का निर्माण करना है। लेकिन इफेक्टिवनेस में क्या होता है? इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभाविता में हम उस पार्टिकुलर चीज पर पहले ध्यान दिलाते हैं जो कि हम दिखाना चाहते हैं। तो आप फिर से वही चित्र को देखिए। जैसे कि जैसा भी चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान इस लिखे हुए शब्द पर जाएगा, क्योंकि ज्यादा हाईलाइट है पूरे में, आप पढ़ेंगे। फिर इससे होते हुए जो 3 डॉट है, इससे आपका ध्यान इस छात्र पर आएगा जो कि चरण स्पर्श कर रहा है। फिर चरण पर फिर यहाँ से आप गूगल को फिर आप ऐसे पढ़ेंगे। गूगल को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन उससे क्या होता? ध्यान पहले गूगल पर चला जाता। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि पहले आपका ध्यान इस शब्द पर जाए। यानी कि आप एक ह्यूमन का नेचर होता है कि सबसे पहले आदमी उस चीज़ों को पढ़ता है जो उसे आसानी से समझ में आए। चूँकि ये उल्टा लिखा हुआ है, इधर से पढ़ना है, तो पहले हम क्या करेंगे? ये पार्ट को पढ़ेंगे। फिर यहाँ से होते हुए 3 डॉट के सहारे ध्यान यहाँ आएगा। फिर यहाँ से फिर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे होते हुए आपका ध्यान यहाँ जाएगा। यानी पूरे चित्र को आप एक बार में देख लेते हैं। तो प्रभाविता जो है, इफेक्टिवनेस जो है, इसी को कहते हैं कि यानी आप चित्र में जो है किस चीज पर पहले ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले क्या दर्शक को दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए वैसे ही हम चित्रों का निर्माण करते हैं। जब भी आप पेंटिंग बनाएं तो जो नियम आपको हम बता रहे हैं, जो पिछले वीडियो में 3 बताए थे, और ये 3 जो आज की क्लास में चर्चा करेंगे, इस 6 नियम का पालन करके ही आप चित्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद दूसरा आप लिखेंगे कि वस्तु पर किस प्रकार प्रभाविता दी जाए। इसके जो है कुछ नियम निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित नियम क्या क्या है? आप कैसे प्रभाविता दे सकते हैं? वस्तुओं को जो है समूहबद्ध करके, विपरीत रंग योजना का प्रयोग करके, सजावट का प्रयोग करके, वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़ करके, ये सब नियम का पालन करके क्या कर सकते हैं? हम प्रभाविता दे सकते हैं। जैसे कि आपने इन सभी चीज़ों का इस चित्र में देखा होगा। हमने क्या किया? यहाँ पर प्रभाविता देने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया है, हमने सीक्वेंस का प्रयोग किया है, इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख दिया है। तो ये सब चीज़ें होते हैं, तरीके होते हैं जिनका आप प्रयोग करके क्या करते हैं? चित्र में प्रभाविता दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें आप आगे आप लिखेंगे कि वस्तुओं पर कितनी प्रभाविता दी जाए। जिस वस्तु पर हम प्रभाविता देना चाहते हैं उसे ही आकर्षक बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस चीज़ पर हम प्रभाव देना चाहते हैं उसको हमें आकर्षक बनाना है। यदि हम एक उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कोई फूलदान आप सभी देखोगे जिसमें फूल रखा जाता है, तो क्या किया जाता है? यदि आप फूल, जैसे फूलदान है, तो फूलदान यदि बहुत महंगा है, ठीक है ना, तो बहुत लोग का शौक रहता है कि लोग मेरे घर में आए तो
उसमें रखे फूल को नहीं देखे, उस पॉट को देखे, क्योंकि पॉट आपने महंगा खरीदा है। तो क्या करेंगे आप, उसमें जो आप फूल लगाएंगे उसमें सादा फूल लगाएंगे, कम आकर्षक का फूल लगाएंगे, ताकि सबसे पहले ध्यान फूल पर न जाकर के फूलदान पर जाए, ठीक है ना। लेकिन यदि आप फूल को दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, फूलदान में जो है सादा फूलदान का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसमें कोई डिजाइन नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, प्लेन रहेगा। उसमें आप कलरफुल फूल लगाए, ज़्यादा आकर्षक फूल लगाए, तब ध्यान कहाँ जाएगा, उस फूल पर जाएगा, फूलदान पर नहीं जाएगा। प्रभाविता का सिद्धांत यही कहता है। यानी कि आदमी का क्या होता है, नेचर होता है कि वो आकर्षक वस्तुओं को पहले देखता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्लास में आते हैं, तो क्लास में आप सभी को एक ड्रेस कोड दिया गया है, टीचर को भी एक ड्रेस कोड है, आपका भी एक ड्रेस कोड है, यानी कि आप सभी को जो है एक ड्रेस कोड में आना है। मान लीजिए कि एक क्लास से 50 बच्चे हैं, सब ड्रेस कोड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो क्या है, वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं है, वो किसी दूसरे ड्रेस कोड में आया है। तो क्या होगा, जब क्लास में टीचर आएंगे तो सबसे पहले ध्यान उसी बच्चे पर जाएगा जो कि कॉलेज के यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे ड्रेस कोड में, वो कलरफुल कपड़ा पहन कर आया है, तो सबसे पहले ध्यान वहाँ जाता है। तो प्रभाविता ही कहते हैं, चाहे वो बच्चा कहीं भी क्यों ना बैठा हुआ, यानी कि आप चित्र बना रहे हैं, तो जैसे कि फिर हम पुनः चित्र आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें जो है सबसे, ये तो कोने पर लिखा हुआ है, फिर भी ध्यान आपका यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये सबसे क्या है, हम प्रभाविता यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। तो जब भी हम चित्र बनाते हैं तो इसका क्या करते हैं, हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और लिख लीजिए आगे इसमें कि वस्तुओं में प्रभाविता कहाँ दी जाए। जैसे मैंने कहा है कि हम जगह का भी चुनाव करेंगे, किस जगह पर हम प्रभाविता देना चाहते हैं। चलिए इसमें भी लिख लीजिए आप कि इस नियम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि हम कोई भी कलाकृति का निर्माण धरातल के किस भाग में करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका धरातल है, धरातल यानी कि सरफेस जो कहते हैं, कि जिस पर हम चित्र बना रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, तो ये मेरा हो गया धरातल, यानी कि जिस चीज़ पर आप चित्र का निर्माण करते हैं वो आपका धरातल होता है। यदि हम इस व्हाइट बोर्ड पर चित्र बना रहे हैं तो ये मेरा धरातल हुआ, यदि हम पेपर पर चित्र बना रहे हैं तो पेपर मेरा धरातल हुआ, यदि हम जमीन के ऊपर चित्र का निर्माण कर रहे हैं तो जमीन मेरा क्या हुआ, जमीन मेरा धरातल हुआ, ठीक है ना। धरातल मतलब बस आपको पृथ्वी नहीं समझना है, जमीन नहीं समझना है। धरातल का अर्थ होता है चित्र के भाषा में, एक कला के क्षेत्र में, कि जिस वस्तु पर आप चित्रों का निर्माण करते हैं वही आपका क्या होता है, वही आपका धरातल होता है, ठीक है ना। यदि आपका धरातल समतल जगह है, यानी आप जमीन पर बना रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि प्रभाविता को जो है आपको सेंटर में रखना है, बीच में रखना है। यदि आप सभी रंगोली बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप ऐसे सर्कल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पहले आप ऐसे सर्कल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। सर्कल बनाने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें फिर विभिन्न तरह के डिजाइनों को बनाते हैं। रंगोली में ही क्या होता है, हम विभिन्न तरह के रूपाकृतियों का प्रयोग करके चित्रों को बनाते हैं। आप सभी रंगोली बनाते होंगे तो आप ऐसी आकृतियों को बनाते होंगे। तो रंगोली के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह का आइकॉन को बना करके हम चीज़ों को निरूपित करते हैं। रंगोली आप कई तरह से बना सकते हैं। एक छोटा सा डिजाइन आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया रंगोली का। ठीक है, तो इस तक आप सर्कल करके हम क्या करते हैं, रंगोली का निर्माण करते हैं। तो यदि आप जमीन पर धरातल पर यदि चित्र बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सर्कल में या गोलाकार करके ही चीज़ों को बनाएं, और जो आपका मुख्य जो बिंदु है, जो आपका प्रभाविता कहाँ देंगे, प्रभाविता हम सेंटर में देंगे, यानी कि बीच से होते हुए हमारा ध्यान क्या है, बाहर तक निकले, कि पहले ध्यान सेंटर पर जाए। ज़्यादा आकर्षक कलर हम इसके सेंटर में देंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल लाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इफेक्टिवनेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं रिदम के बारे में। रिदम यानी कि लय, लय या इसे आप प्रवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए रिदम आप लिखिए, रिदम में कि लय या प्रवाह का अर्थ होता है चित्रभूमि पर स्वतंत्र एवं मधुर, चित्रभूमि पर जो है मधुर विचरण गति होता है।
अक्षत धरातल में जो है कोई गति नहीं होती, परंतु जैसे ही उसमें कोई बिंदु प्रकट हो जाता है तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उसी बिंदु पर जाकर जम जाती है। बिंदुओं की संख्या बढ़ाने से दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करती है, गति करती है, और हमें गति का अनुमान होता है। जैसे कि मेरे पास अभी एक सादा पेज है, ठीक है, जैसे कि क्या है, एक पूरी तरह से वाइट पेज है, इसमें कोई गति नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसमें एक बिंदु बना देते हैं, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ एक बिंदु बनाए तो आपका ध्यान क्या होगा, डायरेक्ट इस बिंदु पर आकर रुक जाएगा। अगर इस बिंदु के बाद हम यहाँ पर एक और बिंदु बनाते हैं, फिर एक और बिंदु बनाए, तो जैसे जैसे हम इसमें बिंदुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, आपका ध्यान जो है इससे हो करके गति करने लगेगा। तो रिदम इसे ही कहते हैं, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो गतिमान होते हैं तो इसे हम लोग रिदम या फिर लय कहते हैं। तो लय को जो क्या कहते हैं, जब हम चित्र बनाते हैं तो हम इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में भी कहा था आपको कि इसमें एक लय है। लय कैसे है, आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर यहाँ से आप यहाँ होते हुए फिर जैसे आप बाहर निकल जाते हैं, यानी कि एक जो लय का हो रहा है, यानी यहाँ से आप शुरू किए, यहाँ से इस जगह पर आए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये जो लय चला, यही लय का भी निर्धारण हम चित्रों में करते हैं। जब तक आपके चित्रों में लय नहीं रहेगा, कोई वस्तु जो है एक दर्शक उसे नहीं देख पाएंगे। तो जब आप चित्र का निर्माण करें तो रिदम का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके चित्रों में लय नहीं रहेगा, गति नहीं रहेगी, तो एक ही पार्टिकुलर पार्ट को देख करके लोग दूसरी चीज़ों को नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें तो इफेक्टिवनेस का ध्यान रखना ही है, प्रभाविता एक जगह देनी है, फिर वहाँ से लयनात्मक रूप में पूरे चित्र में जो है दर्शक को क्या करना है, रोक कर रखना है पूरे की। जब कोई दर्शक आपके चित्र को देखे तो पूरे चित्र को देखने के उपरांत वो क्या करे, आगे जा पाए। तो वही जो लयनात्मकता जो होती है, यानी कि जो गति जो होती है, वही हम चित्रों में देते हैं। हमने एक बात कहा था इसमें कि क्या होता है कि अक्षत धरातल पर जब कोई चीज़ सरफेस होता है, वाइट होता है, तो हमारा ध्यान क्या होता है, भटकता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। तो हमारे ध्यान को रोकने के लिए यदि हम डॉट जैसे दे देते हैं, बिंदु दे देते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ पर रुक जाता है, और फिर उसी से हम लगातार क्या करें, हम बिंदुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, हम उसमें गति करने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले ही आप ही लोग में से एक प्रशिक्षु ने जो है फेसबुक पर एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर की थी, जिसे कि हम आप सभी के भी साझा करना चाहेंगे। वो भी कुछ इसी बिंदु पर ही है, कैसे हमारा ध्यान जो है, जिसे मैंने कहा ही ना कि बिंदु से क्या होता है, जब अक्षर धराता रहता है हमारा ध्यान भटकता घूमता रहता है, लेकिन जैसे एक बिंदु पड़ता है तो चीज़ें वहाँ पर हमारे ध्यान रुक जाता है। तो चलिए उस कहानी को आप सभी को साझा कर रहे हैं। उस कहानी को जो है जीवन का सच नाम से उन्होंने शेयर किया था। कहानी ये होता कि एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते हैं और एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। सरप्राइज टेस्ट यानी कि मान लीजिए कि आप क्लास में आए, पहले से आपको कुछ नहीं बताया गया है कि आज क्या होगा, लेकिन जैसे सर आए कहें कि हम आज आप लोग का टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के नाम पर ही आप सभी का क्या हालत होता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लास में कहा जाता था कि आपका टेस्ट लेना है, आप ऐसे घबरा रहते थे, तो उस क्लास के बच्चे भी घबरा गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोफेसर आए थे वो मुस्कुराते हुए उन्हें एक क्वेश्चन पेपर दिए। क्वेश्चन पेपर तो बांट दिए और कहे कि जब तक हम नहीं कहेंगे उसे आपको खोलना नहीं है। जब सभी बच्चों के बीच वो क्वेश्चन पेपर बट गए, तब उन्होंने कहा ठीक है, अब आप इसको खोल कर देख सकते हैं। सब बच्चे तो डरे हुए थे ही, उन्होंने जल्दी से क्वेश्चन पेपर को खोला। तो जैसे क्वेश्चन पेपर खोले क्या सभी दंग रह गए, यानी कि वो क्या था, एक वाइट सरफेस मतलब पेज था, यानी क्या था, वो उनके पास एक पेज था और पेज में कुछ नहीं था, यानी कि पूरा सादा पेज था, ठीक है ना, सादा पेज था, बस वहाँ पर एक डॉट बना हुआ था। जैसे कि मैंने कहा क्या था उनके पास पूरा, जैसे कि ये क्या है, एक पूरा एक सादा पेज था, ठीक है ना, पूरे सादा पेज में कहीं कुछ नहीं बना हुआ था, बस एक जगह छोटा सा
डॉट लगा हुआ था। तो प्रोफेसर बोले कि आपको करना क्या है, आपको जो वो डॉट दिख रहा है, जो बिंदु दिख रही है, आपके पास 10 मिनट का समय है, आपको उसी पर आंसर लिखना है। सारे स्टूडेंट भी अब क्या लिखे डॉट पर, सबने लिखने का प्रयास किया क्योंकि 10 मिनट का समय था, सबने लिखना शुरू कर दिया। एक चीज़ बहुत कॉमन रही कि जब सभी बच्चों ने लिख दिया तो जब उन्होंने कॉपी लिया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे बच्चे जो है उस बिंदु पर ही लिखे हैं, यानी कि जो डॉट दिया गया था उसी पर सब बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। यानी कि पूरा, जिसे आप में क्या है, पूरा वाइट पेज है तो 100% तो सादा है, लेकिन 1% यदि डॉट आ गया तो ठीक है ना, तो उसी डॉट पर सबने लिखना शुरू कर दिया। यानी कि 99% जो वाइट स्पेस था उसके बारे में किसी ने बात की ही नहीं, सबने जो है उस 1% पर ही उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो टेस्ट आप लोग लिए ये कोई एकेडमिक कोई टेस्ट नहीं था, नहीं है इसका कोई नंबर मिलने वाले हैं, ये तो टेस्ट आपको इसलिए दिया गया क्योंकि जो है वो उनको जीवन का सच बताना चाहते थे। और बोलते हैं कि इस पूरे पेपर का जो है 99% हिस्सा सफ़ेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% सिर्फ उस एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 1% है। और यही बात जो है हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है। यानी कि पूरा सरफेस खाली था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, 99% क्या था उसमें वाइट था, ठीक है ना, इस पर किसने नहीं लिखा, मात्र 1% जो एक ब्लैक डॉट दे दिया गया था उसी पर 100% बच्चों ने क्या किया था, आर्टिकल लिख दिया था। तो वही कहा था कि हमारे जीवन की भी सच्चाई हो, लाइफ से जोड़कर उसको देखते हैं और बताते हैं कि उनके एक्सप्लेन करके बताते हैं कि समस्याएं जो है हमारे जीवन में क्या होती है, एक छोटा सा हिस्सा होती है, छोटा सा पार्ट होती है। यानी कि हमारे जो 100% का हमारा जीवन होता है, हमारा जीवन क्या है, पूरा एक वाइट सरफेस पेज है, उसमें यदि 1% कोई ब्लैक डॉट आ जाता है फिर भी 99% तो वाइट स्पेस है ही। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन रात जो है उस 1% के पीछे लगे रहते हैं अपने, जैसे कि आपने भी देखा कोई अपने लुक को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने कैरियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, तो कोई बस पैसों का रोना रोता रहता है कि मेरे पैसे नहीं है तो हम क्या करें, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, बहुत तरह की बातें होती है। यानी कि लोग बस उस 1% के पीछे ही परेशान रहते हैं, उनका उद्देश्य यही था, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उस 1% में नहीं जाना है, जो चीज़ें हमें हमारे पास 99% है हमें उस पर ध्यान देना है। 1% प्रॉब्लम को छोड़ करके हम यदि उस 99% सफ़ेद जो वाइट सरफेस है उस पर देखें तो हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि आप ही लोग में से एक प्रशिक्षु ने शेयर किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इसे साझा करना चाहिए, जो कि इत्तेफाक से रिदम के अंतर्गत तो पॉइंट भी मिल गया, तो जो कि मैंने आप सभी के बीच साझा किया। चलिए हम आगे अपने इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, रिदम तो आप समझ गए होंगे और अब अंतिम आपका है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करते हैं, आप हेडिंग दे देंगे प्रोस्पेक्टिव, जिसे हिंदी में आपको कहते हैं परिप्रेक्ष्य, उसे हम लोग हिंदी में परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य का जो है अर्थ होता है द्विआयामी, यानी कि 2 डायमेंशनल चित्र तल पर वस्तुओं को 3 आयामी दिखाना। 3 आयामी के 3 डायमेंशन, यानी कि 2D में क्या है, मेरा सरफेस क्या है, मेरा सरफेस 2D है, ठीक है ना। तो 2D सरफेस में जो है किसी वस्तुओं को 3D दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टिव परिप्रेक्ष्य कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, द्विआयामी चित्र तल में गहराई का आभास और आकृतियों में घनत्व तथा क्रमिक लघुता उत्पन्न करने की विधि को हम लोग परिप्रेक्ष्य यानी कि प्रोस्पेक्टिव कहते हैं।
आप इसमें लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव में डिफिनेशन इसका कि जो द्विआयामी हमारा तल है, तो जो हमारा सरफेस है उस पर यदि हम कोई चित्रों का निर्माण करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी गहराई भी दिखाएंगे, जो उसकी दूरी है, जो उसका हाइट है, वो सब कुछ को एक कह सकते कि मेजरमेंट करके हम दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका जो महाविद्यालय है, कोई आपसे कहे कि एक पेपर पर पूरे महाविद्यालय की छवि को आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप मेजरमेंट करेंगे कि इसकी जो दूरी जितनी है, मेरे जो पेपर का साइज है उसमें हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसमें जो इसका जो हाइट है, हाइट के अनुसार जो दूरी है, जो इसमें गहराई है, उन सभी चीज़ों को आपको दिखाना है। सभी चीज़ों को एडजस्ट करके मेजरमेंट करके हम चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव में जब आप चीज़ों को बनाएंगे तो बाकी जो आपका जो 5 है उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्या क्या होता है, आपका रिदम होता है, इफेक्टिवनेस होता है, सहयोग होता है, संतुलन, उसके बाद बैलेंस, इन सभी चीज़ों का यूज करके क्या करते हैं, आपको बनाना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास एक चित्र भी है, आप पहचान पाएंगे किसी का चित्र है ये चित्र जो है, जिसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके महाविद्यालय का चित्र है। क्योंकि ये पुराना फिगर नया में तो खैर परिवर्तन हो गया है, पहले इतना ही था, ठीक है ना, ये 3 फ्लोर था, इधर 1 फ्लोर था, तो उसका ही चित्र है। इसमें आप देखेंगे कि पूरी सब चीज़ों का, जो आम का पेड़ है प्लस साथ में जो बैकग्राउंड है, जो आपका फील्ड है, ठीक, तार का पेड़, सभी चीज़ों को इसमें क्या किया गया, समाहित किया गया। यानी कि एक तरह से आप इसको फाइनल देख लीजिए पूरा फुल स्क्रीन में, ये क्या है, ये पूरी तरह से मैं आपको आप ध्यान देंगे कि प्रोस्पेक्टिव का ध्यान रखते हुए चित्रों का निर्माण किया गया है। तो जब भी हम प्रोस्पेक्टिव से कोई चित्र बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से 2 चीज़ों का ध्यान देते हैं। 2 चीज़ें कौन कौन है? पहला आपका होता है लाइनर प्रोस्पेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य होता है, और दूसरा होता है एरियल प्रोस्पेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोस्पेक्टिव का चित्र बनाएंगे तो रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी कि लाइनर प्रोस्पेक्टिव और एरियल प्रोस्पेक्टिव, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रख करके हम चीज़ों का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के जो है, जो आवश्यक अंग होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वो आपके होते हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य में होता है चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टिपथ, क्षैतिज रेखा और अदृश्य बिंदु। ये सब आपके आते हैं किसमें? लाइनर प्रोस्पेक्टिव में, रेखीय परिप्रेक्ष्य में। जब आप चित्र का निर्माण करेंगे तो बेहतर तरीके से सब चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चित्र तला का हो गया, यानी कि जिस सरफेस पर हम चित्रों का निर्माण करें, स्थिर बिंदु, हर चीज, जैसे कि हम गुणात्मक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, ये चित्र है, ठीक है ना। तो इसको आप गौर पर देखेंगे, यहाँ पर स्थिर बिंदु यानी कि ये जो लाइनिंग आपका चित्र आ रहा है, क्या है, हम आई लेवल लेते हैं, उस आई लेवल के बाद हम मेरे आई लेवल के ऊपर क्या चीज़ है और नीचे क्या, ये सब चीज़ों का हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। एक होता है दृष्टि, स्थिर बिंदु होता है दृष्टिपथ, क्षैतिज रेखा और अदृश्य बिंदु। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम चित्रों का निर्माण करते हैं। विशेष रूप से इसका जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तब कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रायोगिक विषय है। तो जब तक आप स्वयं से नहीं बनाएंगे, बना कर नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ों को आप समझ नहीं सकते हैं। फिलहाल आप नोट्स के रूप में सब चीज़ों को लिख लीजिए, हम प्रैक्टिकल क्लास में इसे और बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे। चलिए, ये होता है लाइनर प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है एरियल प्रोस्पेक्टिव, यानी कि वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, यानी कि जब आप चीज़ों को कुछ बनाते हैं तो वातावरण के प्रभाव को भी हमको चित्रों में दिखाना होता है। वातावरण का प्रभाव यानी कि चूंकि ये आपका चित्र क्या था, ये तो एक मोनोग्राम में था, यानी कि एक कलर का था। इसमें क्या किया, बस हम लाइनर प्रोस्पेक्टिव का प्रयोग किया, यानी कि लाइनर प्रोस्पेक्टिव का प्रयोग करके इस चित्र का निर्माण किया गया है। लेकिन हम यदि चाहें तो इसमें एरियल प्रोस्पेक्टिव वातावरणीय परिप्रेक्ष्य को भी दिखा सकते हैं। इसके दिखाने के लिए क्या किया था, इसमें
वातावरण के प्रभाव को दिखाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उस पर वायुमंडल का भी विशेष प्रभाव होता है। तो जब हम चित्रों का निर्माण करते हैं तो उस प्रभाव को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये आपका मान लीजिए कॉलेज है, तो यदि आप बहुत तेज धूप में कॉलेज को देखेंगे तो कुछ अलग तरह से दिखाई देगा, बारिश के मौसम में देखेंगे तो कुछ अलग तरह का दिखाई देगा, गर्मी के मौसम में कुछ अलग इसका प्रभाव रहेगा, जब शाम के समय देखेंगे तो शाम के समय इसका अलग प्रभाव रहेगा। तो वो जो मौसम का जो प्रभाव होता है वो सब प्रभाव यदि हम जब चित्रों में दिखाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वातावरणीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जब आप पहले क्या करेंगे, पहले रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्र का निर्माण करेंगे, जब आप पर्सपेक्टिव को पूरी तरह समझ जाएंगे उसके बाद आप जो वातावरणीय इसका परिप्रेक्ष्य होता है, इनकी जो वातावरण का प्रभाव जो आपके चित्रों में दिखाई देता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो ये 6 बिंदु थे, यानी कि जो प्रिंसिपल और पिक्चर कॉम्बिनेशन के इन 6 बिंदु पर हमने बात की, यानी कि सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। तो इन 6 के कॉम्बिनेशन से, 6 के तालमेल से ही एक बेहतर चित्र का निर्माण किया जाता है। उम्मीद है कि जब आगे से आप चित्र का निर्माण करेंगे तो इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो इसे चाहे तो इसको नोट में भी लिख सकते हैं या फिर आप बस ऐसे यूं सुना रखेंगे। ये जितने मैंने बिंदुओं की बात की ये सब किसमें, कला में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्ट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप फोक आर्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि लोक कला का निर्माण करते हैं, तो लोक कला में जो 6 बिंदु हैं इन सभी 6 बिंदुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि लोक कला में आप देखेंगे कि पर्सपेक्टिव नहीं रहता, उसमें जैसे हम बस छवि का निर्माण करते हैं, उसमें बस बैलेंस को देखा जाता है, बैलेंस को देखा जाता है, सहयोग, सामंजस्य, प्रभाविता, लय, यानी कि उसमें 5 बिंदुओं को ही देखा जाता है, उसमें परिप्रेक्ष्य को छोड़ दिया जाता है। तो जब हम आप लोक कला बनाएंगे तो केवल 5 बिंदु पर ध्यान देंगे। छठा जो आपका पर्सपेक्टिव है ये बस इसमें काम आता है, ये बस आप नॉर्मल जो चित्र का निर्माण करते हैं, जो आप कला बनाते हैं, जो आप वातावरण को दिखाएंगे उसमें परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखा जाता है। यानी कला में कोई भी आप चित्र बनाएंगे तो उसमें 6 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप कोई भी लोक कला का निर्माण कर रहे हैं तो लोक कला में जो छठा बिंदु है पर्सपेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए एक और हम बिंदु आपको आप सभी के बीच एक चित्र लाए हैं जिसमें कि पर्सपेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आपको अच्छा चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र पर गौर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं एक मैजिक दिखाएंगे। चित्र हो गया, देखिए आप चित्र आप देख लिए हैं, चित्र को आप यही देखते रहिए। उससे अंतर दिखा आपको, अंतर आपको ये दिखा होगा कि ये चित्र पहले इस साइड है, आप इस साइड आ गया। पुनः एक बार देखिए आप, क्या हुआ, चित्र इसमें क्या हो रहा है, चित्र इसमें मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये बस हमारे कह सकते हैं कि आपके एक आँख का चीज़ है, ये बनाया गया एक ही चीज़ है, लेकिन जैसे ही इसको हम ये रखते हैं तो एक साइड आपको जो है नाराज, इसका हमने टाइटल दिया था नाराज केकई और राजा दशरथ, यानी कि इधर नाराज केकई है और इधर राजा दशरथ है जो कि उदास है। लेकिन जैसे ही हम टर्न करते हैं तो क्या होता है, नाराज केकई इधर चली जाती है और जो आपके राजा दशरथ है वो इस साइड आ जाते हैं। तो एक छोटा सा फन था, इसको आप सभी के बीच लेकर आए। खैर जो हमारा जो टॉपिक था यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पिक्चर कॉम्बिनेशन, इसे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आगे से जब भी चित्रों का निर्माण करेंगे तो इन सिद्धांतों का भी पालन अवश्य करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपके बीएड प्रथम वर्ष के EPC 2 के बाकी जो यूनिट हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।